नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की व्याकरण में पाठ 3 पद परिचय में विकारी पद परिचय पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पद परिचय क्या है, उसके वर्ग क्या है, उसे दो भागों में विकारी और अविकारी भागों में बांटा जाता है और फिर विकारी के कितने भाग हैं। तो उसमें हमने संज्ञा, जो कि विकारी शब्दों में सबसे पहला आता है संज्ञा, वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विकारी के अन्य भाग, जैसे कि सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम विकारी पद परिचय जो है वो क्या होता है और उसके भेद किस प्रकार से उसका परिचय जो है वो दिया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले कि विकारी पद परिचय में सर्वनाम का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है। उसके लिए सबसे पहले सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी पुनरावृत्ति से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। सर्वनाम जैसे हमने संज्ञा शब्द किसी का नाम लिया है और उसके स्थान पर, जैसे राम जा रहा है, राम खाना खा रहा है, राम पढ़ रहा है, तो बार बार हम राम का नाम जो है वो नहीं लिखते, बल्कि उसके स्थान पर हम लिखेंगे कि राम जा रहा है, राम खाना खा रहा, वह खाना खा रहा है, वह पढ़ रहा है, उसने ये कर लिया। तो इसमें जो वह, उसने, ये शब्द जो है वो हमारे कहलाते हैं सर्वनाम, जो कि संज्ञा के स्थान पर लगाए गए हैं, संज्ञा के शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर लिखे गए हैं। तो सर्वनाम के जो भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके आगे 3 उपभाग होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहां पर बातचीत में बोलने वाला, सुनने वाला और जब हम किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो उन संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो हमारे कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात बोलने वाले, सुनने वाले और जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, उसके स्थान पर, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो सर्वनाम हमारे कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यदि कोई बोलने वाला व्यक्ति है, जैसे यदि वाक्य आता है कि मैं खाना खा रहा हूं, तो इसमें जो मैं है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है और उसका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष हम लिखते हैं बोलने वाले के लिए, जो कि बोल रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें आप जो है वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, और कौन सा? मध्यम पुरुष, क्योंकि मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, तो जो सुनने वाला है उसके लिए मध्यम पुरुष। अजय घर जा रहा है, तो अजय, अजय यहाँ पर जो है हमारा संज्ञा है, और अगर हम इसी वाक्य को दोबारा आगे लिखते हैं कि अजय घर जा रहा है, वह वापस आएगा, वह, यहाँ पर अजय के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, संज्ञा के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वह शब्द है वो सर्वनाम है, और वह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। ये है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं। निश्चित बोध मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम का वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि निश्चित बोध जो है वो क्या है। अर्थात निश्चित बोध समीप की वस्तुओं का भी हो सकता है और दूर की वस्तुओं का भी हो सकता है। तो दूरवर्ती या दूर की जो वस्तु या व्यक्ति होते हैं उनके लिए वह, और समीप की वस्तुओं के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। तो जिन स्थानों के लिए, जिन व्यक्तियों के लिए, जिन प्राणी के लिए, जिन संज्ञा शब्दों के लिए हम निश्चित तौर पर सटीक है, निश्चित है हम कि यही है, तो उसके लिए हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे यह और वह। तो उदाहरण स्वरूप, जैसे दूर पड़ी किताब के लिए हम यह कहते हैं कि वह ले आओ, तो हम निश्चित तौर पर हम उस किताब के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो दूर रखी है, इसलिए हमने उसे वह कहकर पुकारा है, कि उस शब्द को, संज्ञा को पुस्तक ना कहकर वह कह दिया है कि वह ले आओ। लेकिन निश्चित तौर पर हम जिसे भी ये कह रहे हैं कि वह ले आओ, तो हम निश्चित है कि हम पुस्तक ही मंगवा रहे हैं, तो वहां पर हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम।
दूसरा, पास रखी यदि कोई घड़ी है और वो लाने के लिए कही गई है तो उसके लिए हम होता है कि यह लेकर आइए या यह ले आना। तो यहाँ पर यह यानी कि यह हम घड़ी के लिए निश्चित है कि हम घड़ी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो नजदीक है तो उसके लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है। वही तीसरा भेद जो है हमारा वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का हमें आभास तो रहता है, परंतु निश्चय पूर्वक यह बताना कठिन हो जाता है कि वह वस्तु क्या है, वह व्यक्ति कौन है। किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में जब इस प्रकार की अनिश्चितता होती है या ऐसी अनिश्चयपूर्ण स्थिति होती है, तो तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण स्वरूप है कि अनिश्चितता को प्रकट करने के लिए हम कोई व्यक्ति के लिए कह सकते हैं कि कोई बाहर खड़ा है। अब कोई महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, हम निश्चित नहीं है। हो सकता है दरवाजे की घंटी बजी है और कोई किसी ने बजाई है तो किसने बजाई है इसके लिए हम निश्चित नहीं है कि घंटी जो है वो किसने बजाई है। तो कोई दरवाजे पर खड़ा है, हमें नहीं पता है निश्चित तौर पर कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो यहाँ पर ये जो कोई शब्द है ये अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है, लेकिन वो जो भी बाहर खड़ा है कोई व्यक्ति ही है, कोई प्राणी ही है, और वो महिला है, पुरुष है या बालक है, लेकिन है संज्ञा शब्द और उसके स्थान पर हमने वह का प्रयोग कोई का प्रयोग किया है, तो ये हमारा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम कह सकते हैं कि आपको कोई बुला रहा है। अब कोई बुला रहा है तो कोई व्यक्ति ही बुला रहा है, तो लेकिन यहाँ पर कोई जो है वो कौन बुला रहा है इसके लिए निश्चितता नहीं है, तो ये है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ खाकर बाहर जाना। अब जो भी कुछ खाया जाएगा वो कोई वस्तु ही होगी, और जो भी वस्तु होती है उसका नाम जो होता है वो संज्ञा ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम निश्चित नहीं है कि क्या खाकर बाहर जाना, हमने उस वस्तु का नाम नहीं लिया है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद हमारा चौथा भेद जो है सर्वनाम का वो आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनेक बार हमारे मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या किसी घटना के संबंध में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है, वह वस्तु या घटना क्या थी, आदि आदि। इन प्रश्नों के लिए हम भाषा में कौन, व्यक्ति के लिए, तथा क्या, कौन सा, कौन सी वस्तु या घटना के लिए प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप, मेरे साथ कौन चलेगा। अब यहाँ पर कौन को यदि हम इसका कोई उत्तर प्राप्त करें तो कोई व्यक्ति ही होगा कि कोई चलने वाला, जिसे ये पूछा जा रहा है कि मेरे साथ कौन चलेगा, तो यहाँ पर कौन को यदि हम हटा दें और इसका उत्तर लिख दें कि मेरे साथ राम चलेगा, तो यहाँ पर राम क्या है? संज्ञा, और उसको हटाकर हमने क्या लिख दिया? राम की जगह पर सर्वनाम, और वो सर्वनाम जिसमें हमें की उत्तर प्राप्त नहीं हो सका, तो यहाँ पर हमारा ये कहलाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम आसानी से पहचाने भी जाते हैं क्योंकि इन वाक्यों के पीछे जो है प्रश्न सूचक चिन्ह जो है वो भी लगा होता है। इसके पश्चात हमारा पांचवा जो भेद है वो है हमारा संबंध बोधक या संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनामों का आश्रित उपवाक्यों के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, एक वाक्य के दो भेद होते हैं, जैसे प्रधान और आश्रित, जिसके बारे में मुख्य तौर पर कहा जाए वो प्रधान, और जो उस पर निर्भर कर रहा है उस वाक्य पर वो होता है हमारा आश्रित उपवाक्य। इन दोनों का आपस में जो संबंध जोड़ा जाता है जिन शब्दों के द्वारा, कई बार वो शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, उन्हें कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण के तौर पर देखिए, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। अब यहाँ पर वह लड़का पकड़ा गया और कल यहाँ आया था, इन दो वाक्यों को जो शब्द जो है आपस में जोड़ रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा कहलाता है संबंध बोधक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। वह पेंसिल लाओ जो पिताजी ने दिलाई थी। वह पेंसिल लाओ जो पिताजी ने दिलाई थी। देखिए बात जो हो रही है वो पेंसिल के बारे में हो रही है, तो पेंसिल है हमारी संज्ञा, लेकिन उसका लाने के साथ लाने की क्रिया के साथ जो है वो संबंध स्थापित किया गया है, और वो भी जो शब्द के द्वारा, तो यहाँ पर ये जो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद हमारा जो छठा भेद है सर्वनाम का वो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निज का शाब्दिक अर्थ होता है अपना।
तो जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे हमारे कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, अब यहाँ पर जो ये स्वयं है वो निजवाचक सर्वनाम है। वह आप ही अंदर आ जाएगा, आप ही यानी वो जो भी काम करने वाला है वो अपने लिए ही काम कर रहा है, वो स्वयं के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो वो शब्द हमारे जो कहलाते हैं वो होते हैं हमारे निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम पता लग गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनामों के भेदों का ज्ञान हो गया कि सर्वनाम के भेद जो है वो 6 प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या हैं। अब होता है कि पद परिचय किस प्रकार से इसका दिया जाता है। इसका पद परिचय भी संज्ञा की भांति ही दिया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले यदि कोई रेखांकित शब्द है और वो सर्वनाम है तो हम ये बताएंगे कि वो सर्वनाम है और वो सर्वनाम का कौन सा भेद है, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। उसके पश्चात हम बताते हैं कि जो भी रेखांकित सर्वनाम है उसका लिंग क्या है, उसके पश्चात उसका वचन क्या है और उसके पश्चात उसका कारक क्या है। तो ये हमारा कहलाता है सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम के पद परिचय में भी वही जो संज्ञा के पद परिचय में हमने बातें ध्यान रखी थी कि सर्वनाम का नाम, उसका भेद, उसका लिंग, उसका वचन और उसका कारक। अब एक उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट हो जाएगा। वाक्य में दिया गया है हम अपने घर के सामने खेलते हैं। अब हम अपने घर के सामने खेलते हैं, इसमें जो हम शब्द है यहाँ पर हम जो है अपने लिए प्रयोग किया गया है और जो हम है यानी कि किसी भी व्यक्ति है वो संज्ञा ही है, तो संज्ञा के स्थान पर यहाँ पर ये हम शब्द प्रयोग हुआ है तो इसलिए हम जो है वो सर्वनाम है। अब हमें ये पता लगाना है कि वो सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो वो सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक में हमारा आता है उत्तम पुरुष, क्योंकि यहाँ पर बोलने वाले के बारे में बात हो रही है। मैं और हम शब्द जो होते हैं वो होते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष। उसके पश्चात हम बताते हैं वचन। वचन में आ जाता है हमारा एक से ज्यादा है तो ये हम बहुवचन लेंगे। उसके बाद बताएंगे लिंग, पुल्लिंग और कारक जो है हमारा कर्ता कारक। इसी प्रकार से इसी वाक्य में आए हुए जो शब्द है अपने, उसका भी हम इसी प्रकार से पद परिचय देंगे कि उसका सर्वनाम का नाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग है, एक वचन है और कारक जो है वो संबंध कारक है, क्योंकि हम और घर का संबंध बता रहे हैं आपस में। तो अब विकारी शब्द का जो हमारा तीसरा भाग आता है वो आता है विशेषण। तो अब हम पढ़ेंगे विशेषण पद परिचय। विकारी पद परिचय में हम पढ़ेंगे विशेषण पद परिचय। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे कहलाते हैं विशेषण। तो विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसके भेद जो होते हैं वो होते हैं 4 भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद होते हैं विशेषण के: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण क्या है। गुणवाचक विशेषण में क्या है, वे विशेषण जो अपने विशेष्य के, अब होता है कि विशेष्य क्या है, तो वो विशेष्य में क्या होता है कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है। जैसे हम कह रहे हैं कि लाल गुलाब, तो यहाँ पे लाल जो है वो तो विशेषण है, क्योंकि गुलाब जो है वो संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता है कि वो लाल है, तो लाल जो है वो गुलाब है। लेकिन जो गुलाब है वाक्य में वो हमारा संज्ञा तो है ही, साथ ही हमारा विशेषण के तौर पर अगर हम देखें तो वो होता है विशेष्य, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो वही संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाते हैं हमारे विशेष्य। तो गुणवाचक विशेषण में आता है वे विशेषण जो अपने विशेष्य के गुणों की विशेषता का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेष्य कहलाते हैं। उस गुण से तात्पर्य है किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, अवस्था, दशा, स्थिति, शील, स्थिति आदि का जो वर्णन होता है वो होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। जैसे काला कुत्ता, यहाँ पर जो कुत्ता है वो कैसा है, उसका रंग कैसा है, काला है, तो यहाँ हमारा गुणवाचक विशेषण है। सफेद कमीज, यहाँ पर कमीज जो है वो किस रंग की है, सफेद है, तो यहाँ पर भी हमारा गुणवाचक विशेषण है। ताजा फल, ताजा फल की हम कहते हैं कि विशेषता क्या है कि वो ताजा है, तो उसका गुण है कि वो ताजा है, तो यहाँ पर भी हमारा गुणवाचक विशेषण है। उसके पश्चात आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो होता है कि विशेष्य की संख्या से संबंधित
जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो हमारे होते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस घर में 15 लोग रहते हैं, तो यहाँ पर लोग जो है वो संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता की कितने हैं, 15। उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो यहाँ पर जो स्थान का नंबर है वो क्या है, प्रथम। तो ये हमारे कहलाएंगे संख्यावाचक विशेषण। इसके पश्चात जो तीसरा भेद है वो है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं वे कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 4 लीटर दूध, 5 किलो आटा, बहुत सारा रुपया, थोड़ी चीनी। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी ना दो भेद होते हैं, एक होता है हमारा निश्चित और एक होता है हमारा अनिश्चित। तो जो निश्चित होता है, निश्चित परिमाणवाचक होते हैं, वे होते हैं जो विशेषण की निश्चित मात्रा का बोध कराएं। जैसे हमने कहा 4 लीटर दूध, तो दूध जो है उसे हम गिन तो सकते नहीं। इसी प्रकार से संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, उसी प्रकार से परिमाण के भी होते हैं। लेकिन संख्या में क्या होता है कि हम उन्हें गिन सकते हैं और परिमाण में हम गिन नहीं सकते, केवल नाप तोल सकते हैं। तो दूध, पानी, चीनी, चावल, इनका तो हम केवल नाप तोल लेते हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते। तो विशेष्य जो है यहाँ पर जैसे हमने 4 लीटर दूध लिया था, तो वो दूध जो है वो माप सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या की निश्चितता का हमें बोध है कि वो 4 लीटर है, तो वो 4 लीटर दूध हमारा आएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वहीं यदि हम कहें कि थोड़ी चीनी ला दो या थोड़ी चीनी चाय में डाल दो, तो यहाँ पर जो थोड़ी चीनी है उस चीनी की कितनी मात्रा है उसका हमें उसकी निश्चितता का कोई बोध नहीं है, तो वो हमारा कहलाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी प्रकार से संख्यावाचक की भी अगर हम बात करें तो हम कहें पहला लड़का, 3 किताबें, 40 साल, तो यहाँ पे किताबें, साल, लड़का ये सब जो है संज्ञा है और इनकी संख्या भी पता है क्योंकि इन्हें हम गिन सकते हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और वहीं यदि हम बात करते हैं कोई, कुछ, काफी, जिन्हें हम गिन सके, इनके आगे यदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारे कहलाते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हमारा सबसे जो चौथा भेद है वो कहलाएगा विशेषण का सर्वनामिक विशेषण। जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो होता है कुछ सर्वनाम भी जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं, सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा की विशेषता ही बताते हैं। यदि वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं तो वो सर्वनाम है, और यदि वो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे मेरी किताब, अब किताब तो संज्ञा है, किताब के सामने जो शब्द लिखा गया है वो है मेरी, और यहाँ पर जो मेरी है वो सर्वनाम है। मेरी यानी हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरी जो है वो सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम यहाँ पर नहीं हो सकता। मेरी शब्द सर्वनाम में हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वाक्य के अनुसार वो क्या रहेगा, हमारा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है और मेरी शब्द जो है वो सर्वनाम है, तो यहाँ पर हमारा रहेगा सार्वनामिक विशेषण। अब विशेषण का जो पद परिचय होता है उसमें हम बताते हैं भेद कि कौन सा भेद है, उसके बाद लिंग, उसके बाद वचन, और उसके बाद आती है हमारी अवस्था। अवस्था में हमारी मूल अवस्था जो होती है वो होती है उच्च, जैसे आप डिग्री के तौर पर पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से उच्च, उत्तरावस्था उच्चतर और उत्तमा अवस्था उच्चतम, यानी अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत बहुत अच्छा। तो इस तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण से पता लग जाएगा कि यह घड़ी मेरी बड़ी बहन की है, तो इसमें यह शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है। वहीं बड़ी शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो ये है विशेषण का पद परिचय। तो अब विकारी पद परिचय का जो चौथा भाग है वो है हमारा क्रिया पद परिचय। क्रिया का पद परिचय किस प्रकार से देंगे, सबसे पहले उसके लिए भी हम परिभाषा पढ़ेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया वे शब्द या वे पद हैं जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने का, या किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का, या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध हो, वो हमारे कहलाते हैं क्रिया शब्द। तो क्रिया की परिभाषा पढ़ने के बाद क्रिया जो है उसके भी दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक यानी कर्म के साथ और अकर्मक यानी कर्म के बिना। तो
तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, वो कहलाते हैं हमारी सकर्मक क्रिया। वहीं जो अकर्मक क्रिया होती है वो हमारी कहलाती है जहां कर्म की अपेक्षा नहीं रखी जाती, वो कहलाती है हमारी अकर्मक क्रिया। जैसे चलना फिरना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, मुस्कुराना, ये होती है हमारी अकर्मक क्रिया। इसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं की जाती क्योंकि चलना चलना है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि पढ़ना, तो क्या पढ़ना, किताब पढ़ना, कहीं और से पढ़ना, कोई पुस्तिका पढ़ना, तो यहाँ पर हमें उत्तर मिल सकता है समाचार पत्र पढ़ना। लेकिन यहाँ पर हम कर्म की अपेक्षा रखते हैं तो यहाँ पर होता है हमारा सकर्मक। लेकिन जहाँ पर चलना फिरना जो हमारी हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक क्रियाएं हैं, वहां पर हमारा कोई जोर नहीं है, तो वहां पर कोई कर्म भी अपेक्षित नहीं होता है, हो भी सकता है लेकिन अपेक्षित नहीं होता है, तो वहां होती है हमारी अकर्मक क्रिया। अब जब क्रिया हम बताते हैं, क्रिया का पद परिचय, यदि कोई वाक्य में रेखांकित शब्द जो कि क्रिया है, तो क्रिया का पद परिचय हम किस प्रकार से देते हैं। सबसे पहले हम उसका भी बताते हैं भेद, क्रिया क्या है और अगर है तो वो कौन सी है, सकर्मक है या अकर्मक है। उसके बाद हम जाते हैं काल, कि वो काम जो हुआ है वो किस समय पर हुआ है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल, अभी चल रहा है, हो चुका है या होने वाला है। चल रहा है तो वर्तमान काल, क्रिया हो रही है तो वर्तमान काल, क्रिया हो चुकी है तो भूतकाल, क्रिया होने वाली है तो भविष्य काल। उसके पश्चात हम बताएंगे कि जो काम किया गया है वो लिंग, उसका फिर उसके बाद हम बताते हैं वचन। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण में दे रखा है कि दादी जी भगवत गीता पढ़ रही है। अब यहाँ पर जो पढ़ रही थी, पढ़ रही है अगर आता है तो वो हमारा वर्तमान काल है, और अगर पढ़ रही थी, जैसे उदाहरण में हमने लिख दिया है पढ़ रही है, लेकिन उदाहरण का जो क्रिया दिया गया है वो पढ़ रही थी के माध्यम से दिया जा रहा है, तो पढ़ रही थी जो है वो हमारा हो जाएगा भूतकाल। जैसे सकर्मक क्रिया पढ़ रही थी, तो इसमें हम बता सकते हैं कि कर्म क्या है, क्योंकि काम तो पढ़ने का हो रहा है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन क्या पढ़ रही है, भगवत गीता, तो भगवत गीता कर्म है वाक्य में, तो इसलिए वो हमारी होती है सकर्मक क्रिया। वही पढ़ रही थी लिखा है, भूतकाल है। पढ़ रही थी दादी जो है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्रिया भी उनके द्वारा की गई जो है वो स्त्रीलिंग ही है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कृतवाच्य है और अन्य पुरुष है। ये होता है हमारा क्रिया का पद परिचय। उसके बाद अब कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा शायद आपको स्पष्ट हो जाए कि किस प्रकार से वाक्यों का पदों का परिचय दिया जाता है। सबसे पहला जो है हमारा, सर्वेश ने चित्र बना लिया। इसमें सर्वेश को रेखांकित किया गया है, तो ये हमारा आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक और बना लिया क्रिया का कर्ता। उसके बाद दूसरा वाक्य जो दिया गया है वो है वह विद्यालय गया। अब यहाँ पर वह शब्द को रेखांकित किया गया है, तो वह शब्द जो है वो है हमारा सर्वनाम। फिर अब कौन सा सर्वनाम ये पता लगाएंगे हम कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, सुन रहे हैं, लेकिन वह विद्यालय गया, बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन बात किसी और की हो रही है, तो वो अन्य पुरुष है। लिंग बताएंगे, पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, कारक कर्ता कारक है और गया क्रिया का कर्ता है। इसके पश्चात तीसरा उदाहरण दिया गया, राष्ट्र का धन परिश्रमी नागरिक ही है। तो राष्ट्र को शब्द का जो राष्ट्र का शब्द जो है उसे रेखांकित किया गया है, तो ये हमारा संज्ञा शब्द है, लेकिन राष्ट्र की बात की जा रही है, राष्ट्र का नाम नहीं है, इसलिए राष्ट्र जो है पूरी जाति का संबोधन करता है, तो राष्ट्र का जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा है। लिंग हमारा पुल्लिंग है, कारक हमारा कर्ता है, वचन हमारा एक वचन है, और जो यहाँ पर धन संबंध कारक जो है का जो इसे लिखा गया है, राष्ट्र की यदि बात करें तो करता है, और वही संबंध कारक क्योंकि का संबंध जो है वो राष्ट्र का अन्य उसके साथ जोड़ रहा है और धन से संबंधित है। इसके बाद जो अगला उदाहरण है वो है हमारा, प्रिया को सुंदर फ्रॉक मिली। प्रिया को सुंदर फ्रॉक मिली, ये हमारा चौथा उदाहरण है, जिसमें सुंदर को रेखांकित किया गया है। सुंदर शब्द जो है वो है हमारा विशेषण, और विशेषण यानी कि कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। लिंग स्त्रीलिंग, क्योंकि फ्रॉक जो है वो स्त्री है, स्त्रीलिंग में आती है, तो स्त्रीलिंग। वचन एक वचन और फ्रॉक संज्ञा की विशेषता बताई गई है।
उसके बाद जो 5वां उदाहरण दे रखा है, हम पार्क गए परंतु वहां कोई बच्चा न मिला। मिला शब्द को रेखांकित किया गया है, तो मिला जो है वो है हमारा सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा कर्म है बच्चा, और मिल जो है वो धातु है, उससे मिला बना है। पुरुष जो है वो अन्य पुरुष है, लिंग जो है वो पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, काल भूतकाल है क्योंकि काम हो चुका है, कृतवाच्य है, और इस क्रिया का कर्म जो है वो बच्चा है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को इन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट हो गया होगा कि पद परिचय जो है वो विकारी शब्दों का किस प्रकार से दिया जाता है, और इसके पश्चात जो है हमारा अविकारी शब्दों का जो पद परिचय है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।